डेफिनीशन ऑफ राइट या अधिकार की परिभाषा क्या है। सबसे पहले एक विधिशास्त्री जो है ऑस्टिन कहते हैं कि अधिकार एक ऐसी क्षमता है जो विहित पक्ष या पक्षकारों में विधि द्वारा निहित की जाती है और जो अन्य पक्ष या पक्षों के प्रतिकूल प्राप्त होती है। उनके अनुसार एक व्यक्ति के पास तभी तक अधिकार होता है जबकि दूसरा या दूसरों के उसके संबंध में मौलिक कार्य करने या प्रगति के लिए विधि द्वारा आबद्ध या बाध्य होते हैं। उपरोक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि हर एक अधिकार के सदैव एक तदनुरूपी कर्तव्य होते हैं। यहाँ अधिकार है वहाँ कर्तव्य जो है अवश्य होता है। यह परिभाषा भी पूर्ण नहीं है क्योंकि इसके अंतर्गत वे अपूर्ण अधिकार नहीं आते जिससे कर्तव्य संबंधित नहीं होते। प्रसिद्ध विधिशास्त्री हॉलैंड कहते हैं कि अधिकार एक व्यक्ति में रहने वाली क्षमता है जो कि राज्य की अनुमति और सहायता से दूसरे के कार्यों को नियंत्रित करती है। अधिकार कई प्रकार के होते हैं, तो पहला प्रकार हम अधिकार का देखते हैं। पहला यह है कि जो पूर्ण तथा अपूर्ण अधिकार। पूर्ण अधिकार उस अधिकार को कहा जाता है जिसमें हस्तक्षेप या उल्लंघन किए जाने पर न्यायालय में सफलतापूर्वक वाद चलाया जा सकता है, जबकि अपूर्ण अधिकार वह अधिकार होता है जिसे विधि के अंतर्गत तो मान्यता प्राप्त रहती है परंतु विधि के द्वारा उसे लागू नहीं कराया जा सकता। अतः अपूर्ण अधिकार को लागू कराने के लिए न्यायालय में कोई वाद नहीं लाया जा सकता। उदाहरण के लिए परिसीमा अधिनियम द्वारा बाधित ऋण अपूर्ण अधिकार का उदाहरण है। इसके अंतर्गत ऋण समाप्त नहीं होता बल्कि समय बीत जाने पर उसकी वसूली के लिए वाद नहीं लाया जा सकता। अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अवधि बीत जाने से अधिकार समाप्त नहीं होता बल्कि उसके लिए प्राप्त उपचार समाप्त हो जाता है। सामंड के अनुसार विधि द्वारा अपूर्ण अधिकारों को निम्नलिखित कारणों से मान्यता प्रदान की गई है। पहला कि अपूर्ण अधिकार के अनुयोज्य न होते हुए भी प्रतिरक्षण के रूप में उसका प्रयोग किया जा सकता है। दूसरा यह कि कोई भी अपूर्ण अधिकार उसके लिए दी गई किसी भी प्रतिभूति का समर्थन करने के लिए पर्याप्त होता है। और तीसरा यह कि कभी कभी अपूर्ण अधिकार पूर्ण अधिकार में परिवर्तित हो जाता है, जैसे परिसीमा से बाधित ऋण की वसूली के लिए न्यायालय में वाद नहीं लाया जा सकता किंतु अभिस्वीकृत या आंशिक संदाय के कारण वह वसूली योग्य हो जाता है। तो दूसरा प्रकार इसका है लोकलक्षी तथा व्यक्तिलक्षी अधिकार। तो लोकलक्षी अधिकार समस्त विश्व पर आभारात्मक अधिकार होता है। यह एक ऐसा अधिकार है जो व्यक्तियों के समूह के विरुद्ध प्राप्त होता है, जैसे अधिपत्य या पजेशन एवं स्वामित्व ओनरशिप का अधिकार। ये जो है ये लोकलक्षी अधिकार हैं। उन प्रत्येक लोगों के विरुद्ध प्राप्त होता है जो कि अधिकार प्राप्त करने वाली विधि के अधीन है। अब व्यक्तिलक्षी अधिकार उस अधिकार को कहते हैं जो कि निश्चित रूप से एक व्यक्ति या अनेक व्यक्तियों के विरुद्ध प्राप्त किया जाता है। इसका आभारात्मक संबंध किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के कर्तव्य से होता है, जैसे गलत कारावास या मानहानि के विरुद्ध क्षतिपूर्ति का अधिकार पीड़ित व्यक्ति का एक व्यक्तिलक्षी अधिकार होता है। तीसरा प्रकार यह है कि सकारात्मक तथा नकारात्मक अधिकार। अब सकारात्मक अधिकार एक ऐसा अधिकार होता है जिसके अंतर्गत वह व्यक्ति जिसके ऊपर कर्तव्य आरोपित है अधिकार के धारणकर्ता के लिए कोई कार्य करने के लिए बाध्य होता है। उदाहरण के लिए ऋणदाता का यह अधिकार है कि वह ऋण प्राप्त करने वाले से वसूली कर सके। किसी व्यक्ति को कुछ पहले से ही प्राप्त है उसे रोकने का अधिकार नकारात्मक अधिकार कहलाता है, जैसे कि किसी व्यक्ति की जेब में रखे हुए धन के प्रति उसका यह अधिकार है कि अन्य व्यक्ति उसे अकारण ही न छीन ले। यह नकारात्मक अधिकार कहलाता है। अन्य प्रकारों में प्रधान तथा सहायक अधिकार। प्रधान अधिकार का अस्तित्व अन्य अधिकारों से स्वतंत्र होता है, परंतु सहायक अधिकार प्रधान अधिकार के अनुषणी होते हैं। जैसे यदि कोई ऋण बंधक द्वारा प्रतिभूत है तो ऋण प्रधान अधिकार है तथा प्रतिभूति सहायक अधिकार होगी। अन्य प्रकारों में प्राथमिक तथा अनुशस्ती अधिकार। प्राथमिक अधिकार अधिकारों से अभिप्राय अधिकार के उस समूह से होता है जो सुविधाओं के रूप में प्राप्त होते हैं, जैसे व्यक्तियों की स्वतंत्रता का अधिकार प्राथमिक अधिकार है। प्राथमिक अधिकारों के अतिक्रमण से अनुशस्तिक अधिकारों का जन्म होता है। और दूसरा यह कि मेरा अधिकार है कि मुझे कोई अपमानित ना करे।
में यह मेरा प्राथमिक अधिकार है, जबकि किसी अपमान या हानि की पूर्ति के लिए मेरा अधिकार अनुशस्तिक अधिकार है। अनुशस्तिक अधिकारों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला कि प्रतिवादी उसके किए कार्यों के बदले में अर्थदंड प्राप्त करने का अधिकार, तथा क्षतिग्रस्त व्यक्ति का यह अधिकार है कि क्षतिकर्ता से उन हानियों की क्षतिपूर्ति करा सके। अन्य प्रकारों में विधिक तथा सामयिक अधिकार। विधिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जिन्हें इंग्लैंड के कॉमन लॉ द्वारा मान्यता प्राप्त थी, जबकि सामयिक अधिकार वे अधिकार हैं जो एकमात्र चांसरी के न्यायालय में मान्य किए गए थे। इंग्लैंड में 1873 का जुडिकेचर एक्ट पारित हो जाने के बाद इन दो प्रकारों के न्यायालय का अंतर तो समाप्त हो गया, परंतु सामान्य विधि एवं सामयिक विधि का अलग अलग अस्तित्व अभी भी बना हुआ है। अन्य प्रकार जैसे लोक अधिकार व व्यक्तिगत अधिकार। ऐसे अधिकार जो राज्य में निहित होते हैं लोक अधिकार कहलाते हैं। राज्य इन अधिकारों को लोक प्रतिनिधि की हैसियत से प्रजा के हित के लिए प्रवर्तित कराता है। वह अधिकार जो व्यक्तियों में निहित होते हैं प्राइवेट या व्यक्तिगत अधिकार कहलाते हैं। प्रसिद्ध विधिशास्त्री ब्लैकस्टोन द्वारा अपकृत या रॉन्ग जो कार्य होते हैं का लोक अपकार तथा व्यक्तिगत अपकार में किया गया विभाजन भी इन दो अधिकारों पर आधारित है। अब अन्य प्रकारों में स्वासंपत्तिक व परासंपत्तिक अधिकार। तो जब किसी व्यक्ति का उसकी अपनी संपत्ति पर अधिकार होता है तब वह अधिकार स्वसंपत्तिक अधिकार कहलाता है, परंतु जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति पर अधिकार रखता है तो वह अधिकार परासंपत्तिक अधिकार कहलाता है। जैसे किसी भूमि का उसकी भूमि पर स्वस्वामित्व का अधिकार होता है, परंतु उसकी भूमि से लगी हुई दूसरी भूमि से आने जाने का उसका अधिकार परासंपत्ति अधिकार होता है। 9 संपत्तिक तथा व्यक्तिक अधिकार। अब ये संपत्तिक अधिकार मनुष्य की संपत्ति या संपत्ति में निहित होते हैं। ये अधिकार व्यक्ति की संपत्ति तथा उसकी अस्थियां तथा कीर्तिस्व आदि से संबंधित होते हैं, परंतु मनुष्य के वैयक्तिक अधिकारों का संबंध उसके व्यक्तिगत प्रतिष्ठा हैसियत से होता है। ऐसे अधिकार व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत पूर्णतः समाप्त हो जाते हैं। अतः किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा या उसकी हैसियत उसके व्यक्तिगत अधिकारों के अंतर्गत आती है। जैसे किसी को पिता या पति की हैसियत से जो अधिकार अपने बच्चों या पत्नी के प्रति प्राप्त होता है उसे व्यक्तिगत अधिकार कहते हैं। तो अब निहित तथा समाश्रित अधिकार। निहित अधिकार वह अधिकार होता है जिसमें अधिकार प्राप्त करने के लिए आवश्यक घटनाएं घटित हो चुकी हैं, जबकि समाश्रित अधिकार वह अधिकार होता है जिसके संबंध में अधिकार निहित करने के लिए कुछ घटनाओं का घटित होना और उनका निहित होना नियत होता है, किंतु अनिश्चित घटना के घटित होने पर यह निर्भर करता है कि ऐसी घटित होने के लिए न होने पर समाश्रित अधिकार पूर्ण होकर निहित अधिकार में परावर्तित हो जाता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति विलेख द्वारा अपनी संपत्ति किसी दूसरे जीवित व्यक्ति को हस्तांतरित करता है तो दूसरा व्यक्ति निहित अधिकार प्राप्त कर लेता है। तो अब हम नेक्स्ट टाइम विधिक अधिकार जो लीगल राइट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और विधिक अधिकार के जो आवश्यक तत्व हैं और हॉफर्ड के अधिकार एवं कर्तव्य से सहसंबंध की व्याख्या आदि भी पढ़ेंगे। धन्यवाद।